हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि हम जो है सामान्य अध्ययन, जी हाँ दोस्तों, टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं, जिसमें आपको जो है कितने प्रश्नों की संख्या देखने को मिलेगी। टोटल जो आपको जो है दोस्तों, इसमें 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी प्रकार के प्रश्न है दोस्तों, विषयों से लेकर खेल से संबंधित है। करंट अफेयर्स दोस्तों हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा रखे हैं, 6-7 आपको इसमें करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ विश्व के भी कुछ प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से आइए दोस्तों और देखिए आपके जो है इसमें इनमें से कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। अब आप जो है जल्दी से जल्दी आप जो है अपने नंबर काउंट कर सकते हैं। तो इतने हार्ड प्रश्न भी नहीं है, कुछ कुछ इसमें हार्ड प्रश्न है और कुछ कुछ आपको इजी प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। चौपानी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से या सराय नाहर से? तो जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए कहाँ से जो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह दोस्तों आपको बता दूं, हिंट में आपको बता दूं, मध्य पाषाण कालीन से यह संबंधित है। तो कहाँ से दोस्तों हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी और डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो जो दोस्तों जो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए कहाँ से हुए हैं? महदहा से और कहाँ से? सराय नाहर राय से जो है, इन दोनों से जो दोस्तों मध्यकालीन हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम बात करें, जो मध्य है दोस्तों कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़। तो कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में यह स्थित है। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों जो सराय नाहर है, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ से भी दोस्तों हल्के मात्रा में मिले, हल्के मात्रा में दोस्तों यहाँ से आपको जो है हड्डी के स्थल उपकरण जो है प्राप्त देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए दोस्तों कहाँ से हुए हैं? मदहा से हुए हैं। ये कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इस बात को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? सर्वप्रथम होगा दोस्तों, तो कहाँ मिला है सर्वप्रथम जो मानव का साक्ष्य मिला है? नीलगिरी पहाड़ियों में मिला है, या शिवालिक पहाड़ियों में, या नलमल्ला पहाड़ी, या नल्ला मल्ला हो दोस्तों, नल्ला मल्ला या नर्मदा घाटी में? तो कहाँ मिला है? जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ दोस्तों, एक बात, कितने प्रश्न आपको यहाँ पर आते हैं, कितने आपको आ रहे हैं, आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। 40 नंबर का आपका ये टेस्ट सीरीज है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी से जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। तो बात करें दोस्तों, भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के, कहाँ है दोस्तों? एमपी, मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में। यहाँ पर दोस्तों नर्मदा घाटी की अगर हम बात करें तो कहाँ से? हथनौरा, हथनौरा। इसका वर्त होशंगाबाद, होशंगाबाद में आपको यह देखने को मिलेगा, हथनौरा। यहाँ से जो दोस्तों आपको जो है यहाँ से यह प्राप्त हुआ है। अगर हम इसकी खोज की बात करें दोस्तों, तो पूरा तात्विक किसने? अरुण सोनकिया द्वारा। किसने की दोस्तों? अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया द्वारा जो दोस्तों इसकी खोज की गई। किसकी? सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले हैं, किसने खोज की? भारत में मानव के, अरुण सोनकिया। कब? 1982 में, 1982 में जो है दोस्तों इन्होंने खोज की है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है दोस्तों सुमेलित। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 आता है कि सुमेलित करें। तो सुमेलित कीजिए दोस्तों। एक साइड आपको जो है हड़प्पाकालीन सभ्यता के जो स्थल देखने को मिलेंगे, और दूसरे साइड दोस्तों आपको नदियां देखने को मिलेगी। तो कौन सी कहाँ पर स्थित है? तो कौन सा स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये है दोस्तों, सबसे पहला आता है आपका मांडा। मांडा की बात करें दोस्तों तो किस नदी पर स्थित है? तो जल्दी से बताया दोस्तों, मांडा जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यानी कि चेनाब नदी पर देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है दोस्तों? तो जल्दी से, दैमाबाद आपको प्रवरा नदी पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपको किस में देखने को मिलेगा? हिंडन नदी पे देखने को मिलेगा। और रोपड़ दोस्तों, रोपड़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सतलज नदी पे देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों, अगर अभी इनकी बात करें तो कहाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह रोपड़ कहाँ पर है दोस्तों? यह जो है आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? पंजाब में सतलुज नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें दैमाबाद कहाँ पर है दोस्तों? दैमाबाद आपको जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में किस नदी के तट पर है? प्रवरा नदी के तट पर है। और आलमगीरपुर की बात करें दोस्तों, आलमगीरपुर आपको कहाँ देखने को मिलेगा?
यह दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा आलमगीरपुर। और उसी के साथ अगर हम बात करें दोस्तों, जो मांडा है, मांडा आपको चेनाब नदी में देखने को मिलेगा। तो कहाँ देखने को मिलेगा मांडा, कहाँ पर दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। यह दोस्तों क्या है, स्थल है, हड़प्पा सभ्यता के कुछ पुरातात्विक स्थल है, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े यह स्थल है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न आता है, अब आता है सुमेलित कीजिए। तो एक साइड दोस्तों जो है आपको प्राचीन ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम दिखेंगे और दूसरी साइड दोस्तों इनके जो है आधुनिक नाम है। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए, जल्दी से आप जो है इन सभी का मिलान कीजिए। तो ये जो नदियां हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जल्दी से दोस्तों, जल्दी से। तो अस्किनी कहाँ पर है दोस्तों, अस्किनी की बात करें, इसका क्या नाम है दोस्तों, आधुनिक नाम क्या है, ऋग्वैदिक कालीन नदियां है, इसका जो आधुनिक नाम है दोस्तों क्या है, चेनाब। ठीक है। अब शतुद्री की बात करें दोस्तों, शतुद्री, शतुद्री किसका नाम है, सतलज नदी का नाम है। सदानीरा की बात करें तो गंडक नदी को कहा जाता है। पुरुषनी की बात करें दोस्तों तो रावी नदी के तट पर पुरुषनी, दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध आपको सभी को पता होगा दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। तो बात करते हैं, अब बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन की अन्य नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों। अन्य नदियों की बात करें, जैसे विपाशा की बात करें, विपाशा को किस नाम से जाना जाता है, विपाशा जो है दोस्तों, विपाशा जो है ब्यास नदी को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वितस्ता, वितस्ता जो नदी है दोस्तों ऋग्वैदिक कालिक नदी है, यह जो किसे कहा जाता है, झेलम, झेलम जो है इसका आधुनिक नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुबा, कुबा किसे कहा जाता है दोस्तों, काबुल नदी को कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर हम और बात करें क्रुमु, क्रुमु जो है दोस्तों, क्रुमु जो है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं, यह किसे कहा जाता है दोस्तों, वर्तमान नाम क्या है इसका, कुर्रम है। और इसके अलावा अगर बात करें गोमती, गोमती नदी जो दोस्तों, इसमें आधुनिक नाम क्या है, गोमल। और सुवास्तु की बात करें, सुवास्तु, सुवास्तु आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, स्वात नदी को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सदानीरा, सदानीरा की हमने बात की दोस्तों, गंडक नदी। और शतुद्री की बात करें, शतुद्री किसे कहा जाता है, सतलज नदी को हमने चर्चा की थी। अब बात करते हैं दृशद्वती, दृशद्वती जो नदी है दोस्तों किसे कहा जाता है, गग्गर नदी को कहा जाता है। इन सभी को दोस्तों आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है कि सुमेलित करें। तो एक साइड दोस्तों आपके घटना दिए हैं, दूसरी साइड आपके प्रतीक दिए हैं। तो यह दोस्तों आपको जो है जल्दी से मिलान करना है। तो जल्दी से कीजिए दोस्तों, जल्दी से। बुद्ध के जन्म से संबंधित है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न है, आपको जल्दी से कमेंट करना है दोस्तों, बुद्ध से संबंधित यह प्रश्न है। तो दोस्तों जन्म, जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, जन्म जब जन्म हुआ था, बुद्ध जी का जन्म हुआ था, तो उसे क्या कहा गया, तो क्या कहा गया दोस्तों, यानी कि इसका जो प्रतीक था क्या था, कमल एवं सांड। और गृह त्याग की बात करें दोस्तों तो गृह त्याग का क्या प्रतीक था, जब गृह त्याग किया दोस्तों तो क्या प्रतीक क्या था, घोड़ा। और ज्ञान की बात करें तो ज्ञान कहाँ पर दोस्तों, पीपल, पीपल यानी कि जिसे जो बोधि वृक्ष। और निर्वाण की बात करें दोस्तों तो निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह था क्या था, पद चिन्ह जो है निर्वाण का प्रतीक चिन्ह था। तो बौद्ध की अगर हम बात करें दोस्तों, गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता की बात करें तो शुद्धोधन चाणक्य, शुद्धोधन जो है शाक्य वर्ण के प्रधान थे, इनके पिता का नाम था। और माता की बात करें दोस्तों तो माया देवी जो है इनके माता का नाम था, माया देवी या महामाया, जो कौलिय गणराज्य से संबंधित थी। और बात करें दोस्तों इनके जो बचपन का नाम था, सिद्धार्थ जो इनके बचपन का नाम था। और इनके कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया। और इनका जो लालन पालन किया दोस्तों, इनकी जो मौसी है प्रजापति गौतमी ने जो है इनका लालन पालन किया। और इनका विवाह की बात करें तो 16 वर्ष की आयु में दोस्तों इनका विवाह हो चुका था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, यशोधरा से 16 वर्ष से जो दोस्तों इनका विवाह हो चुका था। और इनके जो पुत्र का नाम दोस्तों क्या था, राहुल जो इनके पुत्र का नाम था। ये जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, सामान्य जानकारी है बुद्ध के बारे में, हमने आपको बता दी है। अब बात करते दोस्तों भाग एवं बलि थे। तो क्या थे दोस्तों, भाग एवं बलि, सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान या प्रशासकीय विभाग। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो क्या थे दोस्तों, भाग एवं बलि क्या थे, सैनिक विभाग था, राजस्व के स्रोत थे, धार्मिक अनुष्ठान था या प्रशासकीय विभाग। तो बात करिए यह क्या था दोस्तों, राजस्व के स्रोत थे। यानी कि तो यह दोनों क्या है दोस्तों, राजस्व के स्रोत थे प्राचीन भारत में। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या आता है कि सही सुमेलित कीजिए। तो ये है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, इन सभी को आपने अच्छे से मिलान कीजिए। तो जल्दी से मिलान करें दोस्तों, तारीख हिंद,
तारीख दिल्ली, रेहला और तबकात नासरी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों किसकी पुस्तक है। तो तारिक हिंद किसकी पुस्तक है दोस्तों, किसने लिखी, तारिक हिंद। जल्दी से मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि यह जो है अलबरूनी की है। और तारिक दिल्ली की बात करें दोस्तों तो किसकी है, यह जो है खुसरो, किसकी है, खुसरो की है। और रेहला की बात करें तो रेहला किसकी है दोस्तों, इब्न बबूता, किसकी है, इब्न बबूता की है। और वहीं अगर हम बात करें तबकात नासरी किसकी है दोस्तों, मिनहाज उस सिराज की, क्या कौन सी पुस्तक है, तबकात नासरी है। तो इन सभी को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो कौन था दोस्तों, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ और उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कौन था दोस्तों, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड वेवेल। तो कौन था, इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। रोलेट एक्ट की बात करें दोस्तों कब हुआ, 1919 में जो है रोलेट एक्ट पारित हुआ। कब हुआ, 1919 में। तो 1916 से 1921 तक जो है दोस्तों इनका कार्यकाल था। इस बात को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न आता है, अब आता है दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है ये है दोस्तों, हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब आता है दोस्तों हमारा किससे आता है, अब आता है यहाँ से राज व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 9 आता है दोस्तों कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो किस बात की व्यवस्था की गई थी दोस्तों, द्वैत शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या प्रांतीय व्यवस्था। तो किसकी की गई दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है दोस्तों यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 आता है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों, जल्दी से, मोतीलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, एम.एन. रॉय द्वारा या महात्मा गांधी द्वारा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, जो औपचारिक रूप से जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो जल्दी से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या है, जल्दी से, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इसका राइट आंसर है। क्या है, सी एन रॉय ने जो है दोस्तों संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो कब हुआ दोस्तों, संसद के रूप में आविर्भाव कब हुआ संविधान सभा का, 24 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 या 26 जनवरी 1950। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, आपके पास समय नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों कमेंट आप जरूर कीजिएगा, आपको जो है इनमें से कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको जो है जल्दी से कमेंट करना है। तो अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो कितनी थी दोस्तों भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या, जब भारत का संविधान बना तो कितनी थी, 10, 12, 13 या 15। तो इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कितनी थी, 15 जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अगले अगर हम बात करें, तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत के लिए संविधान सभा के रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया, संविधान स्वराज पार्टी 1924 में, मुस्लिम लीग 1942 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में या सर्वदल सम्मेलन 1946 में। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों किसमें किया गया। इसका राइट आंसर क्या है, 61 का राइट, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या है, यानी कि स्वराज पार्टी 1924 में दोस्तों जो है सर्वप्रथम जो है संविधान सभा का विचार किया गया। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है, कब किया गया, 1924 स्वराज पार्टी में। तो अगला आता है कि प्रश्न नंबर 14 आता है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो कहाँ देख सकते हैं दोस्तों, भाग 1 में देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं, भाग 3 में देख सकते हैं या भाग 4 में देख सकते हैं। तो जल्दी से आपको जो है कमेंट करना है, तो कहाँ देख सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं।
तो भाग 1 में दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। और भाग 3 की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको जो है मूल अधिकार देखने को मिलेगा, मूल अधिकार। और भाग 4 की बात करें दोस्तों इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो प्रस्तावना में जो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 आता है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो किस भाग में किया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, अगला कौन सा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो कौन सी विशेषता है दोस्तों दोनों में साझी है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 अनुसूचियां या संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि संविधान की व्याख्या के लिए जो है संघीय उच्चतम न्यायालय जो इसका राइट आंसर है। यह जो है भारत संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो इस बात को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 17 आता है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है संघवाद, जापान, अमेरिका, रूस या कनाडा से। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों किस से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, कहां से लिया दोस्तों, यानी कि कनाडा से लिया हुआ है। तो अगला जो प्रश्न आता है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो किस देश की देन है, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। जो आपातकालीन शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास है तो किस देश की यह देन है। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी या अमेरिका के संविधान से। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के वीमर संविधान की यह देन है, जर्मनी के संविधान की देन है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है संसद की संयुक्त बैठक, तो किसमें दिया गया है दोस्तों। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है किस अनुच्छेद में दिया गया है संसद की संयुक्त बैठक। तो किस में दिया है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 106, 108, 112 या 110। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 108 से दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान, जल्दी से कमेंट करें। तो किस में किया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 335 में किया हुआ है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या आता है कि राष्ट्रीय आय क्या है। अब दोस्तों यहाँ से जो है आपका क्या हो चुका है, यहाँ से जो आपकी जो है अब आपको जो है अर्थशास्त्र से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्या है दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बाजार मूल्य पर प्रतिबंध, बाजार मूल्य पर निबंध राष्ट्रीय उत्पाद या निबल होगा दोस्तों, निबल राष्ट्रीय उत्पाद, या उत्पाद लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, या बाजार मूल्य पर निबल देश के उत्पाद, या उत्पाद लागत पर निबल ऐसे उत्पाद। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि उत्पाद लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद जो है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आय कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। तो कब हुई दोस्तों, 1950, 51, 52 या 1956 में। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों। तो जल्दी से आपको जो है कमेंट करना है। तो ऑप्शन नंबर बी कब होती है, 1951 में जो है दोस्तों इसकी स्थापना होती है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 आता है कि दादाबाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है। तो धन का जो पलायन सिद्धांत का वर्णन किसने दिया है दोस्तों, सबसे पहले दादाबाई नौरोजी ने दिया है। और वो इनकी कौन सी पुस्तक है, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल या
पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया या एक्सप्लोइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो किस में दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो किसका है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सभी का बराबर योगदान है। तो जल्दी से कमेंट करें दोस्तों किसका है। तो इसमें इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम जो है उतनी चर्चा नहीं करेंगे, जो नेक्स्ट आएगा दोस्तों उसमें जो हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करें किसका है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि तृतीय क्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान है। तो तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, इनमें क्या क्या आते हैं दोस्तों, यह सभी जो है आपको जल्दी से आज जो है आपके लिए होमवर्क है, इन सभी को दोस्तों आपको जो अच्छे से कवर करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है। तो किस संस्थान का है, एसबीआई, आरबीआई, आईबीए या एचडीएफसी। तो किस संस्था का है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, तो किसका है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एचडीएफसी इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है कि जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, गिरिपथ पठार, तटीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार या व्यायव पठार। तो क्या कहा जाता है उन्हें, तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, यानी कि अंतरा पर्वतीय पठार उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 आता है कि निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय पवन है। तो हवा नहीं है, तो कौन सी दोस्तों, मिस्ट्रल, बोरा, खमसीन या ब्लिजार्ड। कौन सी दोस्तों जो ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, पवन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, खमसीन। खमसीन जो है गर्म हवा है, कैसी है, गर्म हवा है। बाकी मिस्ट्रल हो गया, बोरा हो गया दोस्तों, ब्लिजार्ड हो गया, यह सभी कैसी है दोस्तों, आपकी ठंडी पवनें है। तो इन सभी को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला आता है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो कौन सी है, जल्दी से कमेंट कीजिए। गल्फ स्ट्रीम है, लेब्राडोर है, बेंगुएला है या क्यूराइल है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। तो कौन सी है दोस्तों, ग्रेट चैनल, पाक जल संधि, 8 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल। तो जल्दी से कमेंट करें, तो कौन सी दोस्तों, जल्दी से आप कमेंट कीजिए कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि पाक जल संधि। पाक जो जल संधि है दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य पाई जाती है, यही जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये सभी क्या है दोस्तों, यह सभी आपके लिए होमवर्क है। तो अगला आता है कि इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। तो कौन सा देश है दोस्तों जिसे जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कौन सा है दोस्तों, श्रीलंका जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला जो आता है दोस्तों, अगला क्या आता है, अगला जो प्रश्न आता है कि माजुली नदी द्वीप निम्न में से किस नदी में स्थित है। तो किस नदी में स्थित है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, महानदी, रावी या सतलज नदी। तो माजुली नदी द्वीप की बात करें दोस्तों तो यह कहाँ पर है, यह आपको ब्रह्मपुत्र नदी में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, असम में दोस्तों आपको यह देखने को मिलेगा। तो अगला आता है आइस हॉकी निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, कनाडा, स्कॉटलैंड, डेनमार्क या स्वीडन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, खेल से संबंधित प्रश्नावली है दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों किसका है, आइस हॉकी निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो किसका दोस्तों, कनाडा। कनाडा की बात करें तो इसका जो राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, हॉकी है। प्रश्न नंबर 33 आता है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड की रैंक क्या है। तो कौन सी रैंक है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपको जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 7-8 दोस्तों आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा है। तो जल्दी से कौन सी है दोस्तों, 5वीं है, 6वीं है, 7वीं है या तीसरी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 5वीं है। तो बात करें दोस्तों तो कितने स्कोर के साथ है, स्कोर कितना है दोस्तों इसका, उत्तराखंड का 46.5 जो है इसने स्कोर किया है। तो इन सबको भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, अगला आता है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान
ने नैनीताल में उच्च न्यायालय परिसर में राज्य के पहले ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। तो कब किया? 16 सितंबर 2021 को, या 17 सितंबर 2021 को, 18 सितंबर 2021 को, या 18 अगस्त 2020 को। 20 होगा दोस्तों, 2020 को। तो कब किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? यानी कि 16 सितंबर 2021 को। तो अगला जो प्रश्न आता है कि हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग ने के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर राहुल सचदेवा, डॉक्टर पंकज त्रिपाठी, या डॉक्टर अशोक सिन्हा। तो किसे किया गया दोस्तों? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डॉक्टर मनोज सोनी। तो अगला आता है दोस्तों कि भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है? 10 जनवरी, 20 अगस्त, 25 नवंबर, या 14 अप्रैल। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, कब मनाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 37 आता है कि कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? भारत करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, कतर करेगा, या जापान करेगा? तो कौन करेगा? इसका राइट आंसर क्या है? इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो कौन करेगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, चीन, कतर। तो कौन करेगा? भारत करेगा। तो इसका राइट आंसर है, यानी कि 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा दोस्तों, उनकी मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है दोस्तों, उसको जो है आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से देखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न आता है कि किस असमिया कवि 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 किस असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया? तो किसको नवाजा गया दोस्तों? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया हाल ही में? नीलमणि फुगन को, लक्ष्मीनाथ को, भट्टाचार्य को, या हेमचंद्र को? तो किसे दिया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीलमणि फुगन को। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 है कि हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा निम्न में से किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है? तो किस में दी गई है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? असम, तमिलनाडु, केरल, या उत्तराखंड? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो किसे दी गई है संपदा सर्किल की मंजूरी? किसे दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला आता है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा नामक मिशन चलाया गया? तो किसको निकालने हेतु दोस्तों ऑपरेशन गंगा? तो जल्दी से कमेंट करें आप, जो है जल्दी से कमेंट कीजिए। जो ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? यूक्रेन से है, इंग्लैंड से है, आयरलैंड से है, या न्यूजीलैंड से है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, किससे है इसका संबंध ऑपरेशन गंगा? यानी कि उन सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए यह जो दोस्तों एक निकासी मिशन है, वर्तमान में जो यूक्रेन में फंसे थे उनको निकालने के लिए यह चलाया गया ऑपरेशन गंगा 2022। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूक्रेन। तो अगला आता है, तो ये है दोस्तों जो है उत्तराखंड से, जो भारत से संबंधित, जो जीएस से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी को दोस्तों आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने आज जो है ज़्यादा चर्चा नहीं की है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो आज हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कल से जो जीएस की टेस्ट सीरीज आएगी दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न दोस्तों लॉजिक होगा, सभी प्रश्न के बारे में अच्छे से चर्चा होगी। तो अगर आपके कितने स्कोर आए दोस्तों, जितने भी आपके नंबर आए हैं, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। जिसने भी और सीरीज देखी दोस्तों, कितने नंबर आए आपके इसमें से आप कमेंट कीजिए। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हमने रखे हैं। ये वही प्रश्न है दोस्तों जो है एग्जाम में एक बार आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन सभी को आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। और यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हमारी तैयारी चल रही है। जो नेक्स्ट सीरीज आएगी दोस्तों, जो कल वाली जो सीरीज आएगी, डे 2 की जो सीरीज आएगी, उसमें हम जो है दोस्तों कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों ऐड करते हुए चलेंगे। अभी हमने हिस्ट्री और पॉलिटी के इस सीरीज में ज़्यादा प्रश्न ले लिए थे, जिससे जो है कंप्यूटर और रीजनिंग का पार्ट छूट गया था। तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी धमाकेदार होगी दोस्तों। इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो होगी प्रत्येक टॉपिक में दोस्तों, प्रत्येक डिस्क्रिप्शन वाइज में जो है सभी को आपको जो है कम समय में जो है सभी कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।